सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। आज की इस वीडियो में हम जॉन डन की पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के बचे हुए 2 स्टेंजा की फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा है अपना। नेक्स्ट स्टेंजा में सेम राइम स्कीम है। साइड्स ए सी बी नाइट्स ए साइड्स नाइट्स ऐसे सी दी बी मी दी ये क्या हो गया हमारा सी सी स्वेयर वेयर फेयर ये क्या हो गया अपना डी 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 यानी सेम राइम स्कीम फॉलो हो रही है सेम स्टेंजा में। ठीक है, दूसरा इसमें हमने बात की थी मीटर की, तो एक तो हो गया ट्रोकेट मीटर हो गया पहली से लेकर के छठवीं लाइन तक और 9th लाइन में, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 6th एंड 9th में ट्रोकेट मीटर एंड 7th एंड 8th में आयम्बिक मोनोमीटर ये होंगे। ठीक है, अब एक बार पॉइंट का लाइन बाय लाइन एनालिसिस देख लेते हैं कि इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइड थिंग्स इनविजिबल टू सी इफ दाउ। अब ये सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, तो इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशन को शो कर रहा है कि इफ दाउ बीस्ट, बीस्ट से मतलब है कि जब ओल्ड इंग्लिश है ये बी वर्ब है, बी से जुड़ा हुआ शब्द है। बी का मतलब है दाउ के लिए, दाउ का मतलब यू और यू के लिए शब्द यूज किया जाता है आर, तो यहां पर बीस्ट का मतलब क्या हुआ? आर। इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, स्ट्रेंज साइड से मतलब है कि एक ऐसा विजन जो कैसा हो, सुपर नेचुरल से भरा हुआ हो, यानी कि तुम में कोई ऐसी शक्तियां हो जिससे तुम देख सको, जिसके साथ तुमने जन्म लिया है। ठीक है, जो क्या देख सकें? थिंग्स इनविजिबल टू, ऐसी चीजों को जो देखने के लिए क्या है? इनविजिबल है, यानी जिनको देखा ना जा सके, ऐसी चीजों को भी तुम देख सको। ऐसी तुमको क्या मिली हो? साइट मिली हो, सुपर नेचुरल पावर मिली हो जिससे तुम इन चीजों को देख सको। ठीक है, तो क्या कह रहा है पॉइंट पे? इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइड, यदि तुम्हारी जो विजन पावर है, एक तरह से हम हिंदी वर्ड में कहें अंतर्यामी, यदि तुम अंतर्यामी हो, उन चीजों की भी देख सकते हो जो इनविजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट का कहने का मतलब है कि यदि तुम में ताकत है या तुम ऐसे पावर के साथ जन्म लिया हो जिससे तुम देख करके बता सको ऐसी चीजों को भी जो देखी नहीं जा सकती है। फिर कह रहा है कि राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, और तुम क्या करो? राइड करो। राइड का मतलब हॉर्स राइडिंग से है यहां पर पॉइंट का मतलब, क्योंकि उस टाइम पे फरारी ऑडी ये तो थी नहीं, तो उस टाइम पे हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी। तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 10,000 दिन और रात तक तुम क्या करते रहो? राइड करते रहो। 10,000 यहां पर पॉइंट क्या यूज कर रहा है? हाइपरबली यूज कर रहा है कि तुम लगातार 10,000 दिनों तक और 10,000 रातों तक राइड करते रहो। इसको अगर हम ईयर्स में करें तो करीब 27 ईयर्स एंड 5 मंथ्स होते हैं 10,000 डेज एंड नाइट में, तो करीब 27.5 साल का समय है। और कभी कह रहा है कि तुम इतने साल तक अगर राइड करते रहोगे, यानी कि ढूंढने के लिए तुम निकल जाओगे। क्या निकल जाओगे? किसको ढूंढने के लिए निकल जाओगे वो भी देखते हैं। और वो क्या कह रहा है? यदि तुम निकल जाओगे 10,000 दिन और रात तक, टिल एज स्नो व्हाइट हेयर्स ऑन दी, कब तक? जब तक तुम्हारी जो उम्र है उसमें स्नो व्हाइट हेयर, तुम्हारे जो व्हाइट तुम्हारे जो हेयर हैं वो बर्फ जैसे हरे नहीं हो जाते, सॉरी बर्फ जैसे सफेद नहीं हो जाते। ऑन दी, ऑन दी का मतलब तुम्हारे सर पर जो बाल है वो बर्फ के समान सफेद नहीं हो जाते जब तक तुम्हारी उम्र नहीं हो जाती। यानी कि जब एक जो पॉइंट के सामने जो है वो यंग लिसनर है, एक मैन लिसनर है, ठीक है, तो उससे कह रहा है कि यदि तुम निकलते हो इस यात्रा पर 27 साल की यात्रा करके, जब तुम आओगे और तुम अपनी एज पूरी होने तक भी अगर उस यात्रा पे रहोगे, तो तुम्हारे बाल सफेद होने तक भी तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तुम्हारे सिर पूरा सफेद हो जाएगा। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, और दाउ तुम, व्हेन रिटर्न्स जब तुम लौटोगे, विल टेल मी तुम मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, वो सभी स्ट्रेंज वंडर्स, वो अद्भुत घटनाएं, वो अद्भुत एक्सपीरियंस, वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस जो तुमने इस टाइम में
एक्सपीरियंस किए हैं, फील किए हैं, उन सभी चीजों को तुम मुझे बताना। दैट विफेल दी, जो तुम्हारे सामने आई हैं, जो विपत्तियां आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, जो अच्छे और बुरे पड़ाव आए हैं, अप्स एंड डाउन जो भी आए हैं, वो सब तुम्हें मुझे बताओगे जब तुम इस यात्रा से वापस लौट करके आओगे। यहां तक की बात करें तो देखिए, एक तो ये थिंग्स इनविजिबल जो है, इसमें पॉइंट ने यूज किया है ऑक्सीमोरन। क्या यूज किया है? ऑक्सीमोरन। क्योंकि थिंग्स इनविजिबल, चीजें जिनको देखा ना जा सके, ऐसी चीजें कोई नहीं है जिनको देखा ना जा सके, और अगर जिनको देखा नहीं जा सकता तो वो चीज नहीं है। ठीक है। और अगर पूरे सेंटेंस की बात करें, थिंग्स इनविजिबल टू सी, तो पूरे सेंटेंस में पॉइंट ने यूज किया है पैराडॉक्स की। ऐसी चीजें जो देखने में कैसी हैं? इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं। तो यहां पर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर केवल इन दो वर्ड्स की बात करें तो यहां पर पॉइंट ने ऑक्सीमोरन का यूज किया है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहां पर 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिनों और रातों तक तुम घूमते रहो, तो यहां पर भी हाइपरबोली का पॉइंट ने बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए यहां पर कि किस तरह से पॉइंट ने मेटाफर का, कंसीट्स का और यहां पर हाइपरबोली का यूज किया है। एक्सटेंडेड मेटाफर बहुत ज्यादा यूज किया गया है पॉइंट के द्वारा। Thou when thou return will tell me, और जब तुम लौटोगे अपनी इस यात्रा से, अपनी इस जर्नी से, तो तुम मुझे will tell me का मतलब मुझे, यानी स्पीकर के लिए कह रहा है कि मुझे तुम बताओगे। अब ये स्पीकर पॉइंट भी है और कोई एक थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम अगर मान के चले तो ये पॉइंट हिमसेल्फ है जो अपने लिए बातें कर रहा है कि भाई तुम आना और मुझे आकर के बताना कि तुमने इतने वर्षों में क्या अनुभव किया, क्या क्या स्ट्रेंज वंडर्स तुम्हारे सामने घटित हुए। बिफेल का मतलब घटनाएं घटी, क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, तो ये सारी चीजें तुम मुझे बताना। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, और जब तुम ये सारी चीजें मुझे बता रहे होगे तो तुम क्या करोगे? स्वेयर, कसम खाओगे और कहोगे कि नो वेयर, कहीं पर भी, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कहीं पर भी एक ट्रू का मतलब यहां पर है फेथफुल एंड फेयर का मतलब है ब्यूटीफुल, कि तुम्हें यहां कोई भी फेथफुल और ब्यूटीफुल वुमन नहीं मिली, कि तुम्हें इस पूरे संसार में तुम्हारी इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम्हें कहीं भी एक ब्यूटीफुल और फेथफुल वुमन, एक महिला ऐसी जो सब सुंदर के साथ साथ वफादार भी हो, ऑनेस्ट भी हो, ईमानदार भी हो अपने रिलेशन के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति। तो ये सारी चीजें जो है पॉइंट इसके माध्यम से बताना चाहता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर पॉइंट ने इन्वर्जन का यूज किया है। इन्वर्जन के बारे में मैं आपको बता दूं, जब चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में यूज ना करके उनका जो सीक्वेंस है उसको बदल दिया जाए। ठीक है। अब ट्रू एंड फेयर जो है एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव कहां आना चाहिए था? अब वुमन और वुमन के बीच में आना चाहिए कि आ ट्रू एंड फेयर वुमन। तो ये यहां पर क्या है? हमारे लिए एक इन्वर्जन का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी तरह से इन्वर्जन करें तो ए ट्रू एंड फेयर वुमन लिव्स नोवेयर, ये भी हमारा यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है कि जो एडवर्ब है उसको यहाँ पर शुरुआत में यूज किया गया जबकि वो बाद में आनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दो प्रकार से इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, और पॉइंट इसके माध्यम से कहना चाहता है कि इस संसार में ऐसी कोई महिला नहीं है, ऐसी कोई लेडी नहीं है जो सुंदर के साथ साथ फेथफुल भी हो। अगर वो सुंदर है तो वो फेथफुल नहीं होगी, और अगर वो फेथफुल है तो वो सुंदर नहीं होगी। ऐसा जॉर्डन इस पॉइंट के थ्रू कहना चाहते हैं। ठीक है। यहां तक ये स्टेंजा हो। अब थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेंजा की जो स्टाइल है वो भी हमारे सेकंड स्टेंजा से मिलती हुई है कि पहला सेंटेंस जो है वो कंडीशनल टाइप में स्टार्ट हो रहा है। इफ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो। ठीक है। यदि तुम्हें फाइंड मिल जाए वन किसके लिए आया? एक परफेक्ट लेडी के लिए। कह सकते ना परफेक्ट लेडी कौन होगी? जो फेथफुल भी हो और फेयर भी हो, यानी ब्यूटीफुल भी हो, ऐसी लेडी तो होगी हमारी परफेक्ट लेडी। तो इफ दाउ फाइंड वन, यदि तुम ढूंढ लो एक ऐसी लेडी को तो लेट मी नो, तो मुझे बताना। यदि तुम ऐसी लेडी को ढूंढ लो तो मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, क्योंकि जो ये तुमने यात्रा की है वो एक पिलग्रिमेज के समान होगी और एक बहुत ही अच्छी यात्रा होगी। यहां पर
उस यात्रा को वो पिलग्रिमेज कह रहा है। कौन सी यात्रा को? जो उस महिला को ढूंढने के लिए उसने यात्रा की है, जहां पर वो महिला को ढूंढ रहा है, यानी जो महिला का रेजिडेंस है उसको वो पिलग्रिमेज के रूप में बता रहा है, यानी पिलग्रिमेज से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर पोएट ने हमारे क्या यूज किया गया है? मेटाफर यूज किया है, क्योंकि वो महिला के जो उसका निवास है, स्थान है, उसका जो रेजिडेंस है, उसको वो पिलग्रिमेज कह रहा है, तीर्थ यात्रा कह रहा है। वहां पर जाने की जो यात्रा है उसको क्या कह रहा है? तीर्थ यात्रा कह रहा है। चारों धाम की यात्रा के समान उसको कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेटाफर कि ऐसी पिलग्रिमेज कैसी होगी? बहुत ही स्वीट होगी, बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन यहां पर जो उसका मूड है वो तुरंत चेंज हो जाता है और कहता है येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में इसने डबल नेगेटिव का यूज किया है, डू नॉट एंड वुड नॉट। डबल नेगेटिव जो यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए कहा गया अपने मूड को कि नहीं भैया मैं नहीं आऊंगा, चाहे तुमको मिल गई पर मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। यहां पर डू नॉट, अब डू नॉट के लिए जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा? आई डू नॉट, मैं नहीं आऊंगा। आई वुड नॉट गो, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा भाई, नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं जाऊंगा? चाहे वो दो एट नेक्स्ट डू वी माइट मीट। अब यहां पर जो सेंटेंस है उसमें भी पोएट ने थोड़ा चीजों को इधर उधर करके लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमें समझ में नहीं आता कि चीजें किस वे में चल रही है, कौन से सेंटेंस को कौन से सेंटेंस से कनेक्ट करके चले, तो ऐसी जगह पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है इंजाममेंट, ठीक है। तो जब सेंटेंसेस में हमको क्या हो, थोड़ा कंफ्यूज हो कि कौन से सेंटेंस को किस सेंटेंस से लिंक करना है, तो ऐसी जगह को होता है इंजाममेंट, ठीक है। तो ये जो वी माइट मीट है ये कहां पर है? शुरुआत में है कि दो वी माइट मीट एट नेक्स्ट डोर, चाहे हम मिले हों कहां पर? बगल वाले दरवाजे पर ही मिले हों, चाहे वो मेरी पड़ोसन हो, चाहे वो मेरे पड़ोस में रहती हो, फिर भी मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। दो सी वर ट्रू, क्योंकि वो ट्रू होगी। अब यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन यूज हो रही है वर। ये चीजें बता रही हैं कि पोएट इस पोएम में कितना इमेजिनेशन का यूज कर रहा है कि एक इमेजिनेटिव चीज, इम्पॉसिबल टास्क जो उसने सोचे हैं उसके बिहाफ में ही वो उन चीजों को क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि भाई ऐसी महिला हो ही नहीं सकती है, यदि ऐसी होती तो, जैसे मैं कहूं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, आई वर, आई के साथ में वहां क्या यूज कर रहा हूं? वर। ऐसे देखिए यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए आर्टिकल ए बता रहा है कि पिलग्रिमेज भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है? वर। तो ये दोनों जो चीजें हैं हमको बता रही है कि पोएट जो है एक इमेजिनेटिव जो स्टाइल है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सी वर ट्रू कि चाहे भले वो सच्ची हो, चाहे वो वफादार हो, चाहे वो ऑनेस्ट हो, व्हेन यू मेट हर, लेकिन वो कब होगी? जब तुम उनसे मिले थे। व्हेन यू मेट हर सी वर ट्रू, जब तुम उससे मिले होगे तब तो वो सच्ची होगी, तब तो वो वफादार होगी, डेफिनेटली हो सकती है। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? योर राइट लेटर, अपना लेटर, यानी कि जब तक, कब तक रहेगी वो ट्रू? जब तक तुमने वो पत्र लिखा होगा। कौन सा पत्र? उसने कहा था यहाँ पर लेट मी नो, मुझे बताना। अब बताने के लिए उसने कोई ना कोई वे, कोई ना कोई मीडियम तो चुना ही होगा। तो वो क्या कह रहा है? जब तुमने मुझे अपना पत्र लिखा होगा, क्योंकि उसके पास पत्र आ चुका है तभी तो कह रहा है हाँ भाई उसने वो ऐसी महिला ढूंढ लिया, लेकिन फिर उसने उसको जवाब दिया नहीं मैं नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तुमने वो पत्र लिखा होगा। अब यहाँ पर यू जो है, यू किसके लिए यूज किया गया है? उस यंग लिसनर के लिए, उस यंग मैन के लिए जो पोएट ने चुना है, उस पिलग्रिमेज के लिए, उस यात्रा के लिए, उस महिला को ढूंढने के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब तुम अपना पत्र लिखोगे तो उस समय तक तो क्या होगी? सच्ची होगी, वफादार होगी। येट सी विल बी फॉल्स, लेकिन वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठी, धोखेबाज हो जाएगी। और दूसरे चीज यहाँ फॉल्स का मतलब यूज कर सकते हैं अफेयर से, कि उसके अफेयर हो जाएंगे। कब? बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले, यानी कि तुम्हारा लेटर जब मेरे पास पहुंचेगा और उसको पढ़ करके जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा उस महिला को देखने के लिए,
तब तक उसके और अफेयर हो जाएंगे। किससे? टू और थ्री, 2 या 3 लोगों से। यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2 और 3 बोल करके उस महिला की इनकंसिस्टेंसी को और ज्यादा जोर दे करके और ज्यादा एम्फेसाइज करके कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम यूज करते हैं 1, तो 1 का मतलब हो जाता कि एक महिला एक व्यक्ति के साथ तो डिसऑनेस्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3, 2 या 3, यानी कि उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को, उसकी प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए पॉइंट कह रहा है कि वो पूरी तरह से क्या होगी? डिसऑनेस्ट हो जाएगी बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर पॉइंट ने यूज की हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। पिलग्रिमेज में उसने मेटाफर का यूज किया है, ठीक है। और जब सेंटेंसेस एक ऐसे रिदम में चले जहां कोई पॉज नहीं हो, जहां कोई पंचुएशन नहीं हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें, तो वहां पर हमारा फिगर स्विच होता है इंजर्मैन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इमेजिनेटिव जो थिंग्स हैं वो इसमें उसने यूज की हैं। पॉइंट जो है इसके थ्रू काफी सारी चीजों को बताना चाहता है, अपने एक क्रिश्चियनिटी को भी बताना चाहता है। जिस तरह वो कैथोलिक चीजों को मानता था, बाद में उसे उस चीज को छोड़ करके एंग्लिकन जो रिलीजन था उसको अपनाना पड़ा, तो उस चीज को भी वो इससे जोड़ करके बताना चाहता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी किसी भी धर्म में एक ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हमेशा के लिए ऑनेस्ट नहीं रह सकता, वो हमेशा किसी ना किसी गलत काम में भी चला जा सकता है। जैसा कि हमारा पहला स्टेज की लास्ट लाइन थी कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ऑनेस्ट हो, कोई भी ऐसी हवा नहीं है जो उसे हमेशा ऑनेस्ट बना सके, क्योंकि कोई भी हवा किसी भी व्यक्ति को प्रोग्रेस नहीं दिला सकती, किसी ऑनेस्ट व्यक्ति को प्रोग्रेस नहीं दिला सकती, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी डिसऑनेस्ट लोग होंगे वो उस ऑनेस्ट पर्सन को दबा देंगे, उसके काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वहां पर भी यही कहा गया है कि जो वाइंड है वो उस ऑनेस्ट पर्सन को चेंज कर देगी, उसको ऐसी कोई हवा नहीं है जो उस ऑनेस्ट पर्सन को हमेशा ऑनेस्ट बनाए रखे, क्योंकि जब ऊपर का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो व्यक्ति भी ऑनेस्ट नहीं रहेगा। जैसा कि जॉन डन के साथ हुआ, जब वो कैथोलिक रिलीजन को अपनाए हुए थे तो उस समय उनकी पोइट्री पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनका कनेक्शन किसी भी किंग से नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो किंग जेम्स के संपर्क में आए तो उन्होंने अपना एंग्लिकन जो धर्म था उसको अपना लिया, कैथोलिक को छोड़ करके। तो वो इसी चीज को इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि वो चीजें भी हमें क्या करनी पड़ जाती हैं, छोड़नी पड़ जाती हैं, जिन चीजों के प्रति हमने अपनी पूरी जीवन, अपना पूरी लाइफ स्पेंड कर दी हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे थीम इसकी समझ में आ गई होगी। पॉइंट के थ्रू जो पॉइंट है वो पूरी तरह से एक वुमेन की इनकंसिस्टेंसी को बताता है कि वुमेन कभी भी फेयर और फेथफुल दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यदि वो फेयर है तो फेथफुल नहीं होगी, और फेथफुल है तो फेयर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट के जो हमें मूड इस पॉइंट में के थ्रू मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं। कहीं पर तो वो एक बात पॉजिटिव वे में कहता है, कहीं वो एकदम नेगेटिव वे में कहता है। जैसा कि पहले तो कह रहा है कि मुझे बताना उस पिलग्रिमेज के बारे में, वो पिलग्रिमेज बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन तुरंत ही दूसरे सेंटेंस में कह रहा है, बिना किसी पॉज के डायरेक्ट तुरंत सेंटेंस में कह रहा है नहीं मैं तो नहीं आऊंगा भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर एक जो एक कह सकते हैं चाइल्डिश बिहेवियर भी पॉइंट का झलक रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जॉन डन का कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट पूरी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक टेक केयर और सी यू, गुड बाय।